स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। सो ये एकेडमी कैसी एकेडमी भाई? एक ऐसी एकेडमी जहां पर आपको सारी ही चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आज ही सब्सक्राइब करें। और आज की जो वीडियो है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज का जो वीडियो है ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए खास वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज ऑफ योर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अब भाई देखिए, एमसीक्यूज तो आपसे पूछे ही जाने हैं फाइनल एग्जाम्स में, तो क्यों ना हम सारे इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यूज हैं उन्हें एक ही वीडियो में कवर कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बहुत आसान सा सवाल आपके सामने दिया हुआ है कि विच यूनिट कुड बी यूज्ड टू मेजर द करंट। अब देखिए, इतने आसान सवाल भी कभी एग्जाम में आ जाते हैं ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके पीछे कोई गड़बड़ तो नहीं भाई, आसान सा सवाल है तो उसका आसान सा आंसर भी होगा, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं सोचेगा। तो सिंपल यहाँ पर आपको पूछा गया है कि विच यूनिट कुड बी यूज्ड टू मेजर करंट, वॉट, कूलम, वोल्ट या फिर एम्पियर। अब देखिए, वॉट किसके लिए मेजर किया जाता है, तो वॉट को हम पावर मेजरमेंट के लिए यूनिट का यूज करते हैं। कूलम जो है ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये चार्ज के लिए यूज किया जाता है। वही अगर मैं वोल्ट की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर हम बोल सकते हैं वोल्टेज, है ना। दोनों एक ही चीज है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या दोनों अलग अलग है, नहीं, दोनों एक ही चीज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज की यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट होती है। और हमसे पूछा हुआ था कि करंट की यूनिट क्या होती है, तो जी हाँ, करंट की जो यूनिट है वो होती है एम्पियर। अब ये एम्पियर यूनिट कैसे पड़ी, तो एम्पियर एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इस करंट का नाम दिया गया, इसकी यूनिट का नाम दिया गया है एम्पियर। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कुड बी यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम चार्ज के लिए किस यूनिट का यूज करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया, वॉट का यूज हम पावर के लिए करेंगे, वोल्ट का यूज हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए या वोल्टेज के लिए, एम्पियर का यूज हम करंट के लिए करते हैं। और अगर कूलम की बात की जाए तो भाई कूलम्स ने हमें इस चार्ज के बारे में बताया था, इस चार्ज की स्टडी करी थी उन्होंने, तो उन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट बनाई गई कूलम्स, ठीक है। तो कूलम क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसकी मदद से मिला था, तो अगेन ये भी ओम के नियम, ओम का जो लॉ है, ओम भी एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओम्स लॉ हमें दिया था, उसी का जो कांस्टेंट निकल के आया था रेजिस्टेंस, तो इसी रेजिस्टेंस की यूनिट जो है वो ओम्स में ली जाती है। ओके, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी, ओम्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक कैटल। अब इलेक्ट्रिक कैटल तो आप सब समझते होंगे, जिसमें आप टी बनाते हैं या फिर पानी को गर्म करते हैं। तो इलेक्ट्रिक कैटल फॉर यूज ऑन अ 230 वोल्ट सप्लाई इज रेटेड 3000 वॉट, है ना। अब इसका क्या मतलब है कि हर एक अप्लायंस, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है, उसकी एक पर्टिकुलर रेटिंग होती है। रेटिंग आप किसी के भी पीछे देखेंगे तो आपको एक मेटल के फॉर्म में या फिर पीछे उनके रिटर्न में सब चीज़ें लिखी होती हैं कि कितना वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, कितने वोल्टेज पर ये काम कर सकती है, और करंट की वैल्यू क्या हो सकती है, और इसमें पावर कितना कंजम्पशन होगा, ठीक है ना। तो वही सारी चीज़ें इसके पीछे दी हुई थी। तो इलेक्ट्रिक कैटल फॉर यूज ऑन 230 वोल्ट सप्लाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम वोल्टेज कितना देंगे, 230 वोल्ट, क्योंकि हमारे घर में 230 वोल्ट आएगा, तो 230 वोल्ट पर ऑपरेट करेगी आपकी इलेक्ट्रिक कैटल, जिसकी रेटिंग क्या है, 3000 वॉट है, ठीक है। कितना पावर का कंजम्पशन करेगी ये, 3000 वॉट तक का, ठीक है। मतलब इसकी पावर क्या है, 3000 वॉट। For safe working, the cable connected to it should be able to carry at least। अब भाई देखिए कि हमें पता है कि 230 वोल्ट इसमें आना है, और इसकी पावर क्या है, 3000 वॉट। मतलब 3000 वॉट जो है ये उस 230 वोल्ट की मदद से बनाएगी, ठीक है ना। तो अब ये जो वोल्टेज से इस कैटल तक, वो जो वोल्टेज है इस कैटल तक किसके थ्रू आएगा, वायर के थ्रू आएगा, है ना। इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू ही आप हर अप्लायंस को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक वायर है उसकी रेटिंग क्या होना चाहिए, और वो कितना एटलीस्ट करंट कैरी करे, वो हमें बताना है कि उसमें करंट की रेटिंग क्या होनी चाहिए, और कितना सबसे कम अमाउंट का जो करंट है उसे हैंडल करना ही है। उससे नीचे आपकी जो इलेक्ट्रिक कैटल है वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये आपको चीज़ें निकालनी है। अब देखिए कि आपको क्या क्या पता है। आपको यहाँ पर पावर दी हुई है,
कि इलेक्ट्रिक कैटल की पावर क्या है, और साथ में आपको क्या बताया हुआ है कि वोल्टेज इतना है और वो इतना पावर लेगी, ठीक है ना। तो हमें क्या पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। सो यहाँ पे पावर कितनी दी हुई है आपको, 3000 वॉट, क्लियर है, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 230 वोल्ट, और करंट आई हमें नहीं पता। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था कि द केबल कनेक्टेड टू इट शुड बी एबल टू कैरी एटलीस्ट। अब जो केबल आप बनाएंगे वो एटलीस्ट कितना करंट कैरी कर ले। तो पहले हम क्या देखते हैं कि इतनी पावर और इतने वोल्टेज के लिए कितना करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये हम निकाल लेंगे सिंपल इस फॉर्मूले से। तो 3000 डिवाइडेड बाय 230 वोल्ट आपने किया तो इसकी वैल्यू लगभग 13.04 एम्पियर्स आएगी, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये तो ऑप्शन में है ही नहीं 13.04, तो 13.04 का मतलब क्या है कि क्योंकि इसकी करंट की रिक्वायरमेंट कितनी है 13.04, तो एटलीस्ट ये जो आपका वायर है उसकी रेटिंग कितनी होना चाहिए, वो कितना करंट कैरी कर सकना चाहिए, तो इसकी वैल्यू से तो ज़्यादा ही करंट कैरी करे। तो इस वैल्यू से ज़्यादा की वैल्यू कौन सी है, 15 एम्पियर, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15 एम्पियर। समझ में आई बात, क्योंकि आपका ये जो वायर है ये 13 एम्पियर करंट को कैरी कर रहा है। तो इसका मतलब वायर नहीं, सॉरी, ये जो आपका सॉल्यूशन आया है वो कितना आया, 13 एम्पियर। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक कैटल है वो इतनी पावर अगर कंज्यूम करती है और इतना वोल्टेज अगर आप दे रहे हैं तो उसमें बहने वाला करंट कितना होगा, उसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, वो इतना है। तो जब इतना करंट हमारा जो है करंट फिक्स नहीं होता, ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वेरी करती जाती है, इसलिए ये जो वायर है वो एटलीस्ट कितना करंट का रेटिंग का होना चाहिए, 15 एम्पियर का। क्योंकि अगर इससे कम होगा और अगर इतना करंट बह गया, मान लीजिए कि आप 10 एम्पियर करंट का वायर ले लेते, तो क्या होता, रेटिंग का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ 10 एम्पियर करंट ही इस वायर से जाएगा, अगर किसी की रेटिंग 10 एम्पियर है तो, है ना। तो जब 13 एम्पियर आएगा तो क्या होगा, जो वायर है वो जल जाएगा, क्योंकि ओवर करंट आ रहा है, उतना करंट वो झेल ही नहीं पाएगा, उतना करंट वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में। तो जब 15 एम्पियर एटलीस्ट उस रेटिंग होगी, तो जब 13 भी अगर उसमें आएगा या 14 भी उसमें जाएगा करंट, तो वो सेफ रहेगा और डैमेज नहीं होगा। क्लियर हुआ, चलिए। तो यहां से हम ये क्वेश्चन समझते हैं और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ मेजर ऑफ व्हाट, ठीक है। अब हमने एक डेफिनेशन पढ़ी हुई थी कि इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज टू द फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द फील्ड ऑफ अनदर चार्ज टू द फील्ड ऑफ टू द अनदर चार्ज। या फिर हम ये बोलें कि अगर फील्ड अलग किसी चार्ज की बात नहीं की जा रही है और सिंपल 2 पॉइंट की बात की जा रही है, तो फिर ये जो आपका वर्क डन है ये क्या होगा। तो वर्क डन की जो डेफिनेशन होगी 2 पॉइंट के बीच में क्या होगी, तो देखिए 2 पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो 2 पॉइंट के बीच का वो डिफरेंस क्या बोला है उन्होंने, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, ठीक है, यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए किया गया टोटल वर्क डन 2 पॉइंट्स के बीच में, ये क्या कहलाता है, ठीक है। तो आप इसे क्या कहोगे, ये क्या कहलाएगा, क्या ये करंट होता है, नहीं, करंट की डेफिनेशन ये नहीं होती। करंट की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज करंट, ओके। देन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज द रेशियो बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, and the power is the total power required or the total energy consumption or the product of voltage and current is power, clear। but यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो वर्क डन क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द राइट ऑप्शन बिकॉज इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अक्रॉस द 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो 2 पॉइंट की क्योंकि यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, तो इन 2 पॉइंट की जब बात की जाए जिसमें कि वर्क डन किया जा रहा है, तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द करंट थ्रू अ फ्लूइड लैंप इज 5 एम्पियर, ठीक है, एक लैंप है जिसमें कि करंट कितना जा रहा है, 5 एम्पियर करंट जा रहा है। क्लियर है। व्हाट चार्ज पास्ड इन 10 सेकेंड, ठीक है। तो अब आपको पता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि करंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप सब बताएंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज द डेफिनेशन ऑफ करंट।
ठीक है। इसका मतलब कि चार्ज जो है किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितने चार्ज जाते हैं उसी से करंट बनता है। तो उन्होंने बोला कि चलिए अब हमने आपको करंट की वैल्यू दे दी है, अब आप बताइए कि कितने चार्ज फ्लो किए होंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई, तो उस डेफिनेशन से आप क्या करेंगे, उस डेफिनेशन से आप एक फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है, रेट की बात करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू जिसके भी होता है वो डिनोमिनेटर में आता है और जिसकी बात की जा रही है वो न्यूमरेटर में आता है, क्योंकि क्या है ये फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम को आपने डिनोमिनेटर में ले लिया, तो आई की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर है। ठीक है, ये कैसे रिलेशन आया, ये सभी समझ में आया ना। ये हमने किससे लिया है, ये डेफिनेशन से लिया हुआ और ये फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और मैंने अभी आपको ये याद करने का तरीका बताया, विद रिस्पेक्ट टू, जिसके भी रिस्पेक्ट में आप कोई चीज़ का फ्लो देख रहे हो, किसी चीज़ को चेक कर रहे हो, तो उसे आप डिनोमिनेटर में लेते हैं। ठीक है, और उस चीज़ को न्यूमरेटर में, तो उससे ये फॉर्मूला बना। अब यहाँ पर I की वैल्यू 5 दी हुई है और Q की वैल्यू कितनी दी हुई है ये हमें नहीं पता, ये निकालना है। T की वैल्यू है 10 सेकेंड। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 इक्वल्स टू Q, दैट इज 50। ठीक है, अब एम्पियर इंटू सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बनाएगा आपका, ये बना देगा आपका कूलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्स होती है। तो 50 कूलम यहां से आपका चार्ज आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि सही है हम, तो जी बिल्कुल सही है। तो 50 कूलम जो है ये चार्ज इतने 10 सेकेंड के अंदर फ्लो करेगा, जिससे कितना करंट प्रोड्यूस होगा, जिससे 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंसेस। अब पोटेंशियल डिफरेंस की अभी हमने डेफिनेशन देखी, द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में जितना वर्क डन किया गया है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या बताएंगे आप, 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस है ना। अब यहां पर ये पूछा हुआ है आपसे कि उसकी यूनिट क्या होती है, वॉट, ओम, वोल्ट या किलो वॉट आर। तो वॉट आपकी पावर की है, ओम रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की या वोल्टेज की यूनिट होती है, किलो वॉट आर जो है ये आपकी क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर है। क्लियर है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, वोल्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। अब एक लैम्प है हमारे पास जिसको हमने 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इट ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, और वो करंट को ड्रॉ कर रहा है 0.5 एम्पियर का। तो द पावर ऑफ द लैम्प इज, तो इस केस में आपको लैम्प की पावर बताना है। सो वी नो दैट द पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट, मतलब वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है उससे हमें पावर मिलती है। किसी भी डिवाइस में कितना पावर यूज किया जा रहा है, कितनी पावर उसकी है, उससे हम वोल्टेज और करंट से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए वी नो दैट पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। अब हेयर V की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 12 वोल्ट दी हुई है, और I की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है, 0.5 दी हुई है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो कितना हो जाएगा, इफ 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, एंड ये हो जाएगा 2 एंड दिस इज 6, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो 6 और पावर की यूनिट को किस में लिया जाता है, वोल्ट इंटू एम्पियर, दैट इज वॉट। तो कितना पावर होगा, द पावर ऑफ द लैम्प इज, तो कितनी पावर होगी लैम्प की, 6 वॉट। तो यहां से हमारा आंसर है 6 वॉट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रेजिस्टिविटी। आप रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, ये समझते हैं कि दोनों ही एक ही चीज़ है, बट रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये मटेरियल पर डिपेंड करती है कि किसी मटेरियल में अगर जितना अपोजिशन है करंट को फ्लो करने का वो हमेशा सेम रहेगा। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपने मटेरियल की लेंथ और उसके डायमीटर को बढ़ाया घटा दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट रेजिस्टेंस किस पे, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, टाइप ऑफ मटेरियल पर। मटेरियल की सबकी अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है, इसलिए वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, सो द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सर्टेन मटेरियल इज 0.6 ओम मीटर। अब एक सर्टेन मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी आपको 0.6 ओम मीटर दी हुई है ना, क्योंकि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर्स होती है ना। ये किससे हम निकाल सकते हैं, तो रो आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए से हम इस रो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। रो इज रेजिस्टिविटी है। सो
0.6 ओम मीटर एक मटेरियल की आपको रेजिस्टिविटी दी हुई है, द मटेरियल इज मोस्ट लाइकली टू बी। अब ये मटेरियल क्या होगा? तो इंसुलेटर, सुपर कंडक्टर, कंडक्टर या फिर सेमीकंडक्टर। अब देखिए 0.6 एक वीज की वैल्यू दिख रही है। हम यूनिटी जो है ना उसे हम मानते हैं कि वो किसी चीज की वैल्यू अगर यूनिटी है तो दैट मीन्स कि वो सबसे ज्यादा उसमें है ना। तो अगर यूनिटी किसी की वैल्यू होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू यूनिटी होती है ना या उससे ज्यादा होती तो इसका मतलब कि पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल क्या है? इंसुलेटर है। अगर 0.6 या 0.5 से काफी कम होती, ठीक है, 0.1 से थोड़ी नीचे या 0.2 के आसपास, तो आप क्या बोलते कि इसकी रेजिस्टिविटी कम है। बीच वाली एक ऐसी रेजिस्टिविटी लग रही है हमें, मॉडरेट लग रही है। मॉडरेट किसको बोला जाता है? मॉडरेट का मतलब होता है जो बीच का हो, ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो मॉडरेट किस में होगी रेजिस्टिविटी? क्या इंसुलेटर में होगी? नहीं, इंसुलेटर में तो रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, यूनिटी से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। सुपर कंडक्टर में क्या होगी? रेजिस्टिविटी कम होगी क्योंकि वो सुपर कंडक्टर है, दैट मीन्स कि वो करंट का बहुत अच्छी तरीके से फ्लो करवा रहा है। तो सुपर कंडक्टर भी यहां पर वैल्यू नहीं होगी क्योंकि इस केस में क्या होगा कि वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो सकती है। देन नेक्स्ट इज अ कंडक्टर। अगेन कंडक्टर की वैल्यू भी क्या होगी? रेजिस्टिविटी के केस में कम होगी रेजिस्टिविटी उसकी। अब बारी आती है सेमीकंडक्टर। तो जिन बच्चों को ये नहीं पता कि सेमीकंडक्टर क्या है तो उनके लिए देखिए कि सेमीकंडक्टर एक तरीके का मटेरियल होता है। सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है कि जो आधे कंडक्टर हैं। तो अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रखे हुए हैं तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और अगर इनका टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दें ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, अगर इनका इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इनमें दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज हैं इसलिए इनको सेमी कंडक्टर कहा जाता है, ठीक है। इनको हमें चार्ज करना पड़ेगा तब जाकर के ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें तो वो कौन से होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो यहां हालांकि आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि रेजिस्टिविटी अगर किसी की 0.6 ओम मीटर है तो वो लगभग किसके बराबर होगा, क्या होगा वो? तो यहां पर देखिए मैंने आपको बताया है, बच्चों याद रखिएगा कि अगर 1 है या 1 के थोड़ा ज्यादा है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो मटेरियल इंसुलेटर कहलाएगा, और अगर 0.6 से कम है, बहुत ज्यादा कम वैल्यू आ रही है तो वो कंडक्टर के केस में आ जाएगा। तो ये क्योंकि बीच का है, मॉडरेट है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए अ सेमीकंडक्टर। क्लियर है? आइए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द अदर नेम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो हम अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में देख चुके हैं, एम्पियर, वॉटेज, वोल्टेज, पोटेंशियल एनर्जी। एम्परेज, एम्परेज होता है, वॉटेज, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी अलग चीज है जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम, जैसे हम अभी आपको बताए हुए हैं। तो वोल्टेज इज द राइट ऑप्शन। How much energy does a 100 watt electric bulb transfer in 1 minute? अब भाई देखिए यहाँ पर आपसे एनर्जी का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितनी एनर्जी एक 100 वॉट का इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ट्रांसफर करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एनर्जी पूछी हुई है, एनर्जी का कंजम्पशन है ना। एनर्जी का कंजम करने का मतलब क्या होता है कि आपने किसी एक फॉर्म के एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ना, तो वो कंजम कर लिया, उसको कंज्यूम कर लिया, उसे यूज कर लिया। तो एनर्जी का कोई कंजम्पशन है उसे हम एक फॉर्मूला E = P × T, इससे हम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम तक कितनी पावर आई, और उस क्योंकि एनर्जी क्या है, पावर, जो टोटल वोल्टेज और करंट का अमाउंट है उसका कितना यूजेस किया जा रहा है वो एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पर अगर एनर्जी को मैं निकालूंगी तो वो क्या होगी? E = P × T होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अगर इस फॉर्मूले के यूज से मैं एनर्जी को फाइंड आउट करूं तो यहाँ पर P की वैल्यू दी हुई है हमें 100 वॉट, T की वैल्यू दी हुई है 1 मिनट। अब हम क्या करते हैं कि सारी चीजें SI यूनिट में ही काम करते हैं, तो हम यहाँ से मिनट को भी सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम वैसे भी सेकेंड्स में ही हर चीज़ को मेजर करते हैं अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, चाहे वो करंट हो, चाहे हम अगर कुछ और चीज़ें निकाल रहे हो, चार्ज का फ्लो निकाल रहे हैं, तो सब चीज़ों को हम टाइम की जो यूनिट है उसे हम सेकेंड्स में ही लेते हैं। तो 100 वॉट × 60 सेकेंड हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो इस हिसाब से अगर मैं एनर्जी का कंजम्पशन बोलूँ आपसे तो वो कितना आएगा, 6000
वॉट लिखेंगे या क्या लिखेंगे हम इसे, तो क्योंकि एनर्जी की बात की जा रही है, एनर्जी को हम किस में लेते हैं, जूल्स में लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 6000 जूल। तो ये देखिए यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 6000 जूल। क्लियर है। तो यहाँ से तो हम ये क्वेश्चन समझ गए बच्चों। देखो क्या है कि आप सभी को ये जो फॉर्मूलाज हैं ये बहुत अच्छे से आपको टाइम टाइम पर याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ आसान से फॉर्मूले तो हमें याद रहते हैं, जैसे V इक्वल्स टू आई आर हमें याद रहेगा, है ना, R इक्वल्स टू रो L बाय A हमें याद रहेगा, लेकिन ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं वो हम कहीं स्किप कर जाते हैं। तो जितने भी ये जो नए फॉर्मूले आते हैं उसको आप अपनी सेपरेट नोटबुक में साथ साथ में नोट डाउन करते जाएं। जैसे I इक्वल्स टू Q बाई T है, E इक्वल्स टू P इंटू T है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी, है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस में इस तरह से पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करके अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now the next question is the heat produced by passing an electric current through a fixed resistor is proportional to the square of, है ना। अब यहाँ पर आपको हीट और करंट का रिलेशन याद रखना है, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अगर आपको याद है तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर मुझे दे पाएंगे, ठीक है। आई स्क्वायर आर इंटू टी, कुछ याद आया, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये और उसकी यूनिट क्या होगी, एच की जे होती है। तो यहाँ पे यही पूछा हुआ है कि एक रेजिस्टर से हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा। सिंपल है, एक रेजिस्टर लगा हुआ था, ठीक है, हम इससे एक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये वायर क्लोज की कंडीशन में है, इस तरह से स्विच, ओके। सो नाउ जब इसमें से करंट पास होता जाएगा तो रेजिस्टर्स है, रेजिस्टर क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है। अपोज करने का मतलब क्या होता है बेसिकली, तो बेसिकली ये क्या करता है, उस करंट को हीट फॉर्म में हटाता जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक तो आई जो है जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आई को बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे क्या होता है, यहाँ पर हीट भी है जो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो हीट प्रोड्यूस होगी वो बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, या फिर टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड, ठीक है। तो किस पर डिपेंड करेगी, ऑब्वियस बात है ये डिपेंड करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पर, क्योंकि करंट की जितनी ज़्यादा वैल्यू आप बढ़ाएंगे, है ना, इतना ज़्यादा आपको इसको क्वेश्चन को मतलब डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर एक हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हीट ज़्यादा कैसे प्रोड्यूस होती है, जैसे एक साधारण सा बल्ब है आपका, है ना, आपने थोड़ी देर अपने घर में आपने उसे ऑन करके छोड़ दिया तो उसकी हीट क्या होगी, थोड़ी कम होती है। ज़्यादा देर तक के लिए आप उसे ऑन करते हो तो वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारे घर में ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, जैसे जैसे करंट इंक्रीज होता जाता है ये जो हीट की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जाती है। अब एक बार क्या हुआ, वो गर्म हो गया, फिर वापस से करंट की वैल्यू अगर कम होती है फिर इंक्रीज होती है, तो उस वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जो हीट है वो बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे आप करंट को इंक्रीज करते जाते हो ना, वैसे वैसे रेजिस्टेंस पर लॉसेस बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, जो करंट है वो किस में कन्वर्ट होता जाता है, हीट में, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है और हीट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज ही होती जाती है। तो मतलब सीधा सा मतलब है कि अगर आपको रजिस्टर के अक्रॉस हीट बढ़ानी है तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को इंक्रीज करते जाए, ओके। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अब देखिए स्क्वायर है, क्योंकि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, H is proportional to I square, H equals to is proportional to resistance and H is proportional to time, है ना। तो आई स्क्वायर जो है ये यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहा है कि जितना करंट आप दोगे उससे दोगुनी स्पीड में हीट इंक्रीज होती है। क्लियर है। तो भाई जो अगर स्क्वायर करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पर डिपेंड करेगा। अब है क्वेश्चन एक और प्रोटेक्टिंग डिवाइस के से रिलेटेड है, जैसा मैं देख पा रही हूँ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन, अब इलेक्ट्रिक फ्यूज किस पर काम करता है, तो किस पर काम करता है, अभी अधूरा क्वेश्चन है, ऑप्शन देख करके समझ जाएंगे। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखिए करंट के तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, मतलब करंट की मदद से हम केमिकल इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, लाइटनिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो आपके घर में आप यूज करते हो उसका क्या यूज है, वो किस पर बेस्ड है, वो किस पर काम करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि हमें पता है कि जो
फ्यूजेस है उनका यूज़ क्यों किया जाता है? करंट को ओवर करंट से, ओवर लोडिंग से बचाने के लिए, क्योंकि अगर ओवर लोडिंग होगी तो भी ओवर करंट प्रोड्यूस होगा जो कि आपके सर्किट को बर्न कर सकता है। लेकिन फ्यूज में एक ऐसा वायर होता है जो कि थोड़े ही टेम्परेचर पर बर्न आउट हो जाता है, तो जैसे ही करंट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा था अभी कि H कैसे बढ़ता है, करंट के 2 गुनी स्पीड में बढ़ता है, क्योंकि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ठीक है, तो जब एक्सेस करंट आएगा तो फ्यूज का वायर जल जाता है और इस तरह से सर्किट बीच में से ब्रेक हो जाता है और आपकी डिवाइसेस ओवर करंट से बच जाती हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज किस पर वर्क करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज डबल, इट्स रेजिस्टेंस बिकम, है ना। अब यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर बात की जा रही है कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। तो अगर मैं उसे डबल कर दूं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? चलिए इस बारे में देखते हैं। तो वी नो दैट कि रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एरिया को बढ़ाती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। तो अगर बात की जाए कि अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दें तो आपका ये जो रेजिस्टेंस है वो कैसा हो जाएगा? तो रेजिस्टेंस हो जाएगा हाफ, क्योंकि आप एरिया को बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से जो आपके थिन वायर्स होते हैं, ठीक है, उनका रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? कम होगा एज कंपेयर टू थिक वायर के। ठीक है, तो थिन वायर का इसी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है, ठीक है, और ये जो आपके थिक वायर्स होते हैं उनका लो होता है। तो अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया, दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, डबल कर देंगे तो ये जस्ट हाफ हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। अब भाई जिसका हाई रेजिस्टेंस होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये बहुत आसान सा सवाल है, हमने 7th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। सो कंडक्टर, रजिस्टर, सुपर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? इंसुलेटर्स नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो क्या सही है कि इंसुलेटर होगा? तो जी हाँ, क्योंकि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करेगा, इतना ज्यादा ही इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इंसुलेटर्स। क्लियर है? नाउ if the area of cross section of the resistance of a wire is halved then its resistance become। तो देखिए अब क्या किया है यहाँ पर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो रेजिस्टेंस का, उसे हमने हाफ कर दिया है। ठीक है, तो क्या होगा इस रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई? अब देखिए यहाँ पर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर दिया, तो बस जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। वहां पर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल किया, तो जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो गया। अब यहाँ पर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। दैट मीन्स कि कितना बढ़ेगा? 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा? क्योंकि देखो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, अगर इसको हाफ करोगे तो हो जाएगा 2R प्रोपोर्शनल टू 1/a। ओके, तो दैट मीन्स कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप हाफ करते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज। अब इसमें से हम किसका यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए? पोटेंशियल डिफरेंस को हम और क्या कहते हैं? हम इसे वोल्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मीटर जिसके साथ भी लग जाए तो इसका मतलब कि अगर सामने कोई यूनिट लिखी है, पीछे मीटर लिखा है, इसका मतलब हम इसे किसी ना किसी चीज को मेजर करने के लिए बनाते हैं या यूज करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर वोल्टमीटर, तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? भाई पोटेंशियोमीटर जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है। एमीटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर अगेन आपको करंट की वैल्यू देता है, और वोल्टमीटर क्या है? जैसा नाम से समझ में आ रहा है, जो कि आपको वोल्टेज की वैल्यू क्या है ये मेजर करके देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वोल्टमीटर, विच इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज, अब यूनिट क्या होती है एनर्जी की? SI यूनिट, जूल, कूलम, वॉट या ओम मीटर। तो यहाँ पर देखिए ओम मीटर हमारी किसकी यूनिट है? रेजिस्टिविटी की यूनिट है। वॉट पावर की यूनिट है। कूलम जो है वो चार्ज की यूनिट है। तो क्या बचा हुआ है? जूल बचा हुआ है, और वैसे भी हमें पता है कि एनर्जी को हम जूल्स में लेते हैं, तो इसलिए एनर्जी क्या होगी? जूल्स होगी। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन। ठीक है, तो ओम्स लॉ हमें किस किस चीज के बीच में रिलेशनशिप देता है? क्या होता है? तो करंट और रेजिस्टेंस के बीच में,
रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, इनको अगर अपन सिंबॉलिकली लिख लेंगे ना तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब भाई ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाते हो, करंट फ्लो भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो आपको क्या मिलता है, I इंटू R। ठीक है, तो यहाँ पर ओम्स लॉ का जो मेन रिलेशनशिप है वो किस किस के बीच में है, क्या ये करंट एंड रेजिस्टेंस के बीच में है, तो देखिए इस रिलेशन को, नहीं। ठीक है, तो ये नहीं हो जाएगा। क्या ये रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में है, V और R के बीच में है क्या ये, या फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक चार्ज की कहानी है, या फिर ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी है। तो जी हाँ, ये जो आपका ओम्स लॉ है वो यही बताता है कि कोई किसी भी सर्किट में, देखिए आपको ना दो तरीके के स्टेटमेंट्स मिलेंगे। एक ही स्टेटमेंट में ये कहा जाता है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को वेरी करते जाते हो, करंट भी उसके प्रोपोर्शनली वेरी करता है, या फिर ये भी कहा जाता है कि जो करंट का फ्लो है उसके उस करंट के का फ्लो जो है वो उतना ही है जितना कि आप वोल्टेज अप्लाई करते हो। तो मतलब दोनों का मतलब एक है, लेकिन सही स्टेटमेंट जो है वो V इज प्रोपोर्शनल टू I ही होता है कि किसी भी सर्किट में जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। क्लियर है, जितना जितना वोल्टेज इंक्रीज होगा वैसे वैसे करंट इंक्रीज होता है। तो दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का मतलब फिलहाल यहाँ पर ये है, आंसर ये है कि ओम्स लॉ जो है ये हमें वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप देता है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया है। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल डिपेंड्स ऑन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्लियर है, अब यहाँ पर ये जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है ये किस चीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, द फैक्टर इज, अब इनमें से वो कौन सा फैक्टर है जिस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी, लेंथ, थिकनेस, टेम्परेचर, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, तो भाई देखिए रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, बाकी लेंथ, थिकनेस या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब हम एनर्जी को जूल्स में लेते हैं, लेकिन कमर्शियली हमें क्या देखना होता है कि कितने आर में हमने कितना पावर को कंजम्पशन किया है। तो उस हिसाब से जो एनर्जी की यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो किलो वॉट आर जो है वो हमारी एनर्जी हो जाएगी कि कितना किलो वॉट पर आर एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है। इसलिए जो कमर्शियल यूनिट होती है वो कितनी होती है, किलो वॉट आर। So which of the following is likely to be correct wattage of for an electric current used in our homes? अब हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है तो उसके लिए प्रॉपर कौन सी सही रेटिंग होगी वॉटेज की, कितना पावर उसमें दिया होगा, 60, 250, 850 या फिर 2000 वॉट। अब देखिए कि हमारे घर में कितना सप्लाई आता है, 220 वोल्ट का सप्लाई हमें मिलता है। अब उस 220 वोल्ट की बात की जाए तो एक इलेक्ट्रिक आयरन जो है, ठीक है, वो एटलीस्ट 15 एम्पियर करंट या उससे ज्यादा तो लेता ही होगा, है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो वोल्टेज की या जो वॉट की वैल्यू होना चाहिए वो कितनी होना चाहिए, लगभग 850 वॉट होना चाहिए। क्लियर है, कितना होगा ये, 850 वॉट, क्योंकि 60 वॉट तो आपके बल्ब का होता है, उससे जो बड़े अप्लायंसेज हैं वो 250 वॉट के। और फिर आयरन जो है क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि वो 850 वॉट तक की एनर्जी का कंजम्पशन उसमें होता होगा, उसकी इतनी पावर होगी। तो भाई यहाँ पर हम खत्म करेंगे MCQs ऑफ योर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको ये सारे MCQs समझ में आए होंगे। इसके अलावा भी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के वो हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, तो फटाफट से उसको जाकर के जरूर चेक करिएगा। जब आप पूरा वीडियो देखें, आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको सारा कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। प्लस अगर आप चाहते हैं कि नोट्स एंड ऑल भी आपको प्रोवाइड हो तो आप हमारी वेबसाइट stepupacademy.ind.in को जरूर विजिट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।